ठीक है गाइस, वेलकम एवरीवन टू द सेकंड लेक्चर ऑफ एंड्रॉइड लर्निंग सीरीज। सो आज के लेक्चर में हम बेसिकली करने के वाले हैं बेसिक कंसेप्ट, वेयर मिनिमम जितना हमें पता होना चाहिए एक ऐप को बनाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने ऐप बना ली, बेसिक चीज़ें हमने मिस कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस लेक्चर का जो मेन टारगेट रहेगा, जिसके अराउंड ये रिवॉल्व करेगा, दैट विल बी कि ऐप बनाने के लिए बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन हम अपने माइंड में बिठा सके। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर की तरफ। तो पहली चीज जो मैं समझनी है ना, दैट इज एस डी के। एस डी के स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जैसा कि हमने जावा में क्या किया था, जावा के कोई भी कोड को रन करने के लिए हमें जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है। सिमिलरली एंड्रॉइड का कोई भी काम करने के लिए उसने क्या चीज इंट्रोड्यूस करी है, एस डी के। बेसिकली ये कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है कि जो एंड्रॉइड ने ही इंट्रोड्यूस करी हो। एस डी के बहुत ही जनरल टर्म है। वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पैकेज किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है एक जेनरिक चीज जो बार बार सुनने में आती है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर। इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का मतलब क्या होता है, ये अपने साथ क्या क्या लेकर आता है पैकेजेस में, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हमारा एस डी के होता है ना, तो उसको इस तरीके से देखो। लेट सपोज जैसे मेरा ये एस डी के, ठीक है। तो एस डी के आसपास में क्या क्या रिवॉल्व करता है। सबसे पहली चीज जो एस डी के बोलता है कि मैं अपने साथ लेके आऊंगा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। प्लेटफॉर्म बेसिकली एक एंड्रॉयड वर्जन है, एंड एक एंड्रॉयड वर्जन है जो गूगल निकालता है। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म ये रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने साथ क्या क्या फीचर्स लेकर आया है। जैसे कि अगर मैं एक बात बताऊं, एंड्रॉयड सॉरी API 23, जितने भी हमारे एस डी के प्लेटफॉर्म होते हैं उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं API लेवल से या फिर एस डी के वर्जन से। ठीक है। तो जो मेरे API 23 है उसने क्या इंट्रोड्यूस किया। तो API 23 ने रन टाइम परमिशंस की अलाउंस दी थी। API 23 ने रन टाइम परमिशंस की अलाउंस दी थी, जो पहले नहीं थी। ठीक है। सो ऐसे अलग अलग फीचर्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग APIs अपने अलग अलग फीचर्स को इंट्रोड्यूस करती है। तो आप कौन से प्लेटफॉर्म को बेस मानते हुए अपनी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, कौन से प्लेटफॉर्म को बेस मानते हुए डेवलपमेंट करना चाहते हो। ठीक है। सो SDK में सबसे पहली चीज हो गई प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए, प्लेटफॉर्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए दो चीजों की नीड है। दो चीजों के टर्म्स में बात होती है, बेसिकली API लेवल या फिर आपका SDK वर्जन। थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। उससे पहले बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। SDK अपने साथ क्या लेकर आता है, टूल्स। टूल्स सच एज डिबगिंग टूल्स। बहुत अच्छा एग्जांपल है समझाने के लिए टूल्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने कोई भी ऐप बनाई, ऐप को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना, उसको चेक करना कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, कौन से रिसोर्सेज मेरे यूज हो रहे हैं। तो वो सब कुछ मुझे कौन प्रोवाइड करता है, डिबगिंग टूल। बेसिकली डिबगिंग टूल है कुछ नहीं, एक डिटेल्ड एनालिसिस करने में हमें हेल्प करता है, जो हमें फ्यूचर में जब हम बहुत कॉम्प्लेक्स एप्स बना रहे होंगे, कुछ गलती हो जाएगी तो रिकॉग्नाइज करने में काफी हैंडी होता है। ठीक है। उसके बाद SDK में नेक्स्ट चीज जो होती है, दैट इज API डॉक्यूमेंटेशन। API डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करी जाती है डेवलपर्स के लिए। जैसे कि हम कुछ डेवलप करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें पहले से ही कुछ फंक्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। कोई भी एंड्रॉइड ऐप बनाना चाहते हैं, कोई भी फीचर यूज करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें पहले से ही कुछ फंक्शंस के मेथड्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। हमें उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के फॉर्मेट में हमें वो मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं करते तो वो हमें एरर देगा या फिर वो चलेगा ही नहीं शायद। ठीक है। तो कभी भी SDK के साथ प्लेटफॉर्म के साथ साथ फीचर्स लेके आता है। फीचर्स को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, प्लेटफॉर्म को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, API और वर्जन से। उन API को यूज करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करी जाती है बाय द गूगल। आपके पास एक चीज पड़ी है, उसको यूज करने के लिए मैनुअल है। अगर कोई हमको बताएगा नहीं कि उसको यूज कैसे करना है, तो क्या करोगे उस चीज का। तो प्रॉपरली उसे यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए API डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है। तो API डॉक्यूमेंटेशन, प्लेटफॉर्म, टूल्स, इसके बाद बात आती है लाइब्रेरीज की। लाइब्रेरीज या फिर मैं ये बोलना चाहूंगा एंड्रॉइड सपोर्ट। ठीक है।
सो हमें बेसिकली इन लाइब्रेरीज और एंड्रॉइड सपोर्ट को नहीं छेड़ना होता। ये बेसिकली एक्स्ट्रा फीचर्स जो हमें एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है, एंड्रॉइड की लाइब्रेरीज होती हैं, पहले से ही लिखी हुई है, प्री रिटन है, तो वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। हमें इन्हीं को बेस मानते हुए अपना काम करना होता है। ठीक है। लाइब्रेरीज के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है जो हमें प्रोवाइड करता है, गूगल अपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि गूगल की कुछ सर्विसेज होती हैं जो हमें प्रोवाइड करी जाती हैं, जो हमारी स्मूथ फंक्शनिंग में आगे हेल्प करती हैं। ऐप डेवलपमेंट के टाइम पे इतनी हेल्प नहीं करेगी, बट स्मूथ फंक्शनिंग में ऐप बन गई, ऐप को यूसेज करते हुए उसने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने की, इसमें हमें फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, सच एज वो बोलता है कि एस डी के अपने साथ लेकर आता है बिलिंग एंड पेमेंट का फीचर। आपने कोई ऐप बनाई, ऐप को पब्लिश तो करोगे, पब्लिश करा, पब्लिश करने के बाद अगर मान लो कोई भी यूजर आपको कोई पेमेंट या फिर कुछ भी गुड्स बाय करना चाहता है आपके ऐप के थ्रू, तो वो आपको बिलिंग एंड पेमेंट फीचर्स प्रोवाइड करती है। ये वन ऑफ द सर्विसेज है। ऐसे काफी सर्विसेज होती हैं जो मुझे एस के अंदर मिलती है। तो एस बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज है, उसको कोई इंडिविजुअल एंटिटी मत समझो, एक कंप्लीट पैकेज है। उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमें डेली यूज में आते हैं अगर हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं तो। ठीक है। तो एस is the actual component, is one of the important component, is not the only component, is one of the important component जो मुझे अनेबल करता है एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है। इन्हीं के साथ थोड़े से मैं आपको प्लेटफॉर्म्स एंड वर्जन्स बताना चाहता हूँ, और कुछ दो तीन टर्म्स के बारे में एक बार बात करते हैं। मेरे पास एस है, के ये एस वर्जन्स होते हैं, और इस साइड में मेरे पास एपीआईज है। तो एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो वो बेसिकली हमें मेथड्स, जो भी आपके एसडीके के मेथड्स हैं, उन मेथड्स को एक्सेस कैसे करना है वो एपीआई लेवल्स डिफाइन करते हैं। हर एक एंड्रॉयड का एक कोड नेम है, इससे पहले के भी बहुत सारे कोड नेम्स हैं, बट पूरी पूरी लिस्ट आपको कभी भी गूगल पे मिल जाएगी। सो वाई टू डिस्कस अबाउट समथिंग दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड, जो आपको इजीली सर्चेबल है। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये चीज यहाँ पर लिखी थी। तो ये कोड नेम्स हैं जनरली जो हमारा एंड्रॉयड, जो नेमिंग है, जो नेमिंग सिस्टम है, वो रिवॉल्व करता है खाने पीने की चीजों पे। ठीक है। तो टू लास्ट दो वर्जन्स में उन्होंने चेंजेस करे हैं। उससे पहले तो जितने भी नाम लगते थे वो किसी ना किसी खाने की चीज के ही थे। ठीक है। सो जब भी हम एस की बात करते हैं, एस में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तीन टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मिनिमम एस मिनिमम एस टारगेट एस कंपाइल्ड एस ठीक है। तो देखो, जो मिनिमम एस होती है, अभी हम जब आगे पर देखेंगे, जब मैं इसके इंस्टॉलेशन करवाऊंगा, प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें वो हमें एक चीज बोलता है कि मिनिमम एस डिफाइन करो। तो जो मिनिमम एस होती है वो ये बोलती है कि अगर आपने कोई ऐप बनाया, ऐप को रन करो किसी एंड्रॉयड डिवाइस पे। अब ये सारे के सारे जो एंड्रॉयड के वर्जन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही एंड्रॉयड मोबाइल है उसके अंदर अब सारे के सारे वर्जन तो मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए उन्होंने डिफाइन किया मिनिमम एस जो आप ऐप बनाते हो, उसको आप कौन कौन से फोन में रन करना चाहते हो, आपके फोन के अंदर कितना बेयर मिनिमम एस होना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम कितना एस होना चाहिए, कितना वर्जन होना चाहिए कि वो आपकी ऐप को रन कर सके, वो कौन डिफाइन करता है? मिनिमम एस ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टारगेट एस क्या बोलता है कि आप अपने, जब भी हम किसी ऐप को रन करते हैं, तो ऐप को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो अपने माइंड में एक टारगेट लेकर बैठते हैं कि हम इस के लिए, इस के वर्जन के लिए एक ऐप डेवलप करना चाहते हैं। तो ऐसे मान के चलो कि मिनिमम एस बेयर मिनिमम कितना होना चाहिए, टारगेट एस जिसको बेसिस मानकर, जिस एस के वर्जन के लिए हम ऐप डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट चीज आती है मेरे पास, कंपाइल्ड एस ठीक है। तो कंपाइल्ड एसडीके, जो ये मिनिमम एसडीके है, ये किसके लिए है? आपके यूजर के डिवाइस के लिए। टारगेट एसडीके ये हमारी डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट पर्पस के लिए है, डेवलपमेंट पर्पस के लिए। जो कंपाइल्ड एसडीके होता है,
जो कंपाइल्ड एसडीके होता है ये एक्चुअली में किसके लिए होता है, जो हम अपने कोड्स को लिखते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। वो कोड्स कौन से एसडीके पे कंपाइल होंगे, वो डिफाइन करता है कंपाइल्ड एसडीके। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपके पास एक एसडीके वर्जन होता है, वो भी हम डिफाइन करेंगे। यू विल सी टू इट, आई विल सी टू इट कि आपको ये वाली चीज दिखे कि कंपाइल्ड एसडीके कहाँ पर हमें मेंशन करना होता है जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हमने अभी प्रीवियस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं किया। डिवाइस डेवलपमेंट एंड्रॉयड स्टूडियो, तो एक बार के लिए देखते हैं, चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। ठीक है, सो सबसे पहली चीज जो इसने मुझे बोली कि अपना मिनिमम सेटअप, एक बार सेटअप कंप्लीट करो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो बोलता है सेटअप विजार्ड, चलो चलते हैं एक बार देखते हैं। देखो इसमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, स्टैंडर्ड और कस्टम। स्टैंडर्ड और कस्टम, जनरली जो मैं प्रेफर करता हूँ दैट इज स्टैंडर्ड। बट अगर हम लर्निंग सीरीज की बात कर रहे हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो एक बार देखते हैं ना कि क्या क्या ये कस्टम कंपोनेंट्स हमें इंस्टॉल करने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले तो अपना पाथ मांग रहा है, ठीक है पाथ दे दो, कोई दिक्कत नहीं। दो मॉड्यूल्स में से डिसाइड करने के लिए बोल रहा है, एक डार्क थीम है एक लाइट थीम है। तो अपॉन सिलेक्शन जो आपको मन करे, ठीक है। अब इसने बहुत सारी चीजें बोली, देखो एंड्रॉयड एस डी के, एंड्रॉयड एस डी के प्लेटफॉर्म, आप कौन सा प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे कोड नेम्स बताए, ये अपने साथ कुछ अपनी एक्स्ट्रा फीचर्स लेकर आते हैं। हर एस डी के जब भी एस डी के का वर्जन डिफाइन होता है तो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लेकर आता है, जैसे कि एपीआई 23 से पहले, एपीआई 23 से पहले आपके पास रन टाइम परमिशंस की कोई बात करता ही नहीं था। तो अगर आपने कोई ऐसा ऐप बनाया जो एपीआई 23 के लिए बना है, और उस ऐप को आप उससे पहले वाले किसी एपीआई में यूज करने की कोशिश करते हो, तो आपको वो वाला फीचर वहां पर नहीं मिलेगा। तो ये बोलता है कि मिनिमम प्लेटफॉर्म, आपका एंड्रॉयड एसडी के प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने कोड को रन करना चाहते हो। तो बेसिकली जो ये एसडी के प्लेटफॉर्म के लिए बोल रहा है, ये हमारा कंपाइल्ड एसडीके की बात कर रहा है। ये हमारे मिनिमम एसडीके की बात नहीं कर रहा, टारगेट एसडीके की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है कंपाइल्ड एसडीके जो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करेगा आपकी डेवलपमेंट के लिए। सो एपीआई डिफाइन करने के लिए बोला इसने। अच्छा, इसने एक चीज और बोली, HAXM। ये क्या चीज है भाई, मैं बहुत ही एक फैंसी सा वर्ड बोलते, फैंसी सा एक्रोनिम यूज कर लिया, HAXM। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हार्डवेयर, ये देखो, हार्डवेयर एक्सलरेटेड एग्जीक्यूशन मैनेजर। कीप इन माइंड, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेयर मिनिमम नॉलेज है। कोई अगर आपसे पूछता है कि HAXM क्या होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो में उसका क्या काम है, सो यू शुड नो। थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है ये बेसिकली है हमारे इंटरव्यू पर्पस के लिए। ठीक है, तो हार्डवेयर एक्सेलरेटेड एग्जीक्यूशन मैनेजर, ये जो HAXM है, ये इंटेल का एक ड्राइवर मान के चल लो। ये बेसिकली मुझे अनेबल करता है कि अगर मुझे कभी भी कोई एमुलेटर चलाना हो, एमुलेटर से भी और इजी वर्ड यूज करते हैं, अगर मान लो कभी मुझे वर्चुअल डिवाइस बनाना हो, वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना हो, तो वर्चुअल डिवाइस का मतलब क्या होता है, जो आपका सिस्टम है दैट एक्ट्स एज अ डिवाइस, उसके अंदर एक डिवाइस की इमेज आती है, और उस वर्चुअल आपका जो सिस्टम है वो इनएक्ट कर रहा होता है उस डिवाइस कैसे, इस डिवाइस जैसा इनएक्ट कर रहा होता है, उसको काम करने के लिए HAXM की नीड पड़ती है। वर्चुअल डिवाइस का हमें कहाँ जरूरत पड़ेगी, जब हम अपनी एंड्रॉयड एमुलेटर को चलाएंगे। एंड्रॉयड एमुलेटर बेसिकली अगर मैं किसी ऐप को अपने सिस्टम के अंदर चलाना चाहता हूँ, नॉट ऑन दी फोन, एंड्रॉयड फोन के अंदर चलेगा ही चलेगा, बट अगर सिस्टम के अंदर चलाना है तो मुझे एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना पड़ता है। वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने के लिए मेरे सिस्टम में क्या चीज होनी चाहिए, HAXM ड्राइवर। ठीक है, हार्डवेयर एक्सेलरेटेड एग्जीक्यूशन मैनेजर। तो जस्ट एक एक्रोनिम है, HAXM को ये मान के चलो कि अगर मैं अपने ऐप को वर्चुअल डिवाइस पे रन करना चाहता हूँ, दैट इज ऑन माई सिस्टम, जो कि एंड्रॉयड एमुलेटर यूज करेगा, तो मुझे इसकी नीड होती है।
नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी वो बात करता है एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस इटसेल्फ। तो सिंस अगर आपने एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस किया और आप HAXM नहीं डालते तो इट में गिव यू एन एरर। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं अगर इसे कस्टम इंस्टॉल करते हैं तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये मुझे मिनिमम रैम पूछेगा कि आप एच ए एक्स एम को कितनी रैम प्रोवाइड करना चाहते हो अपने HAXM मॉड्यूल को जब वो मेरा एमुलेटर रन करेगा। एमुलेटर मतलब कि जब मेरे एंड्रॉइड ऐप को मेरे सिस्टम पे रन करेगा तो आप उसे कितनी रैम प्रोवाइड करना चाहते हो, तो रिकमेंडेड साइज। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इसके बाद वो टोटल बता रहा है कि क्या क्या आपका स्पेस साइज है, कितने स्पेस का खर्चा बैठेगा, तो बेसिकली वो ये बता रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ये वाली जो चीज़ मैंने बताई सिर्फ लर्निंग के लिए थी। याद रखना, थोड़ी चीज़ें याद रहेंगी, थोड़ी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो याद आ जाएंगी। प्रीवियस पे क्लिक करते करते वापस चलते हैं और अपने स्टैंडर्ड वर्जन को ही डाउनलोड करते हैं। कस्टम पे इसलिए लेके गया था ताकि आप डिटेल्ड देख सको कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मेरे इंस्टॉल होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम लाइट एंड डार्क थीम। तो सेकंड, अच्छा, नेक्स्ट स्टैंडर्ड मोस्ट कॉमन सेटिंग्स फिनिश करते हैं। तो अब इसे इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। लेट इट टेक इट्स टाइम, वो अपना बहुत स्वीट टाइम लेता है इस चीज़ में। तो इंस्टॉलेशन फिर भी फास्ट होती है बट इसके अंदर वो काफ़ी टाइम लेता है। सो इस स्टेप के लिए सिर्फ और सिर्फ जस्ट मुझे किसकी नीड होगी, इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, जियो में मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं बस। ठीक है, A few moments later. One eternity later. ठीक है। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन सबसे पहले चलते हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट की तरफ। दो तीन चीज़ें साथ साथ आती रहेंगी, जो जो हमें साथ साथ टेक्निकल टर्म मिलती रहेगी उसको हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। तो अभी के लिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो पहली चीज़ जो ये बोलेगा वो ये बोलेगा कि आप एक एक्टिविटी सेलेक्ट करो। तो सबसे पहली चीज़ हमने एक वर्ड देखा, एक्टिविटी की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा पहले समझते हैं कि एक्टिविटी क्या होती है। देखो, तो SDK के बारे में देख लिया, अब बेसिक पर है। देखो, एक्टिविटी क्या कहती है। सबसे पहले एक स्टोरी बिल्ड करते हैं। देखो, अगर मैं कोई भी यूज़र हूँ, ठीक है, तो यूज़र क्या करता है। अगर कोई भी ऐप रन करना चाहता है यूज़र, तो बेसिकली लेट सपोज दिस इज अ यूज़र। ठीक है, अगर यूज़र अपने डिवाइस से कम्युनिकेट करता है, यूज़र अगर अपने डिवाइस से कम्युनिकेट करता है तो ये जो कम्युनिकेशन होती है किसी भी डिवाइस से, दिस इज बेसिकली अ रिएक्शन रिस्पॉन्स साइकिल। यूज़र है अपने डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहता है, यूज़र है जो अपने डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो जो ये साइकिल होती है बेसिकली क्या होती है, रिएक्शन रिस्पॉन्स साइकिल। इस रिएक्शन रिस्पॉन्स साइकिल का मतलब क्या होता है। देखो, यूजर, हमारे जो नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं, नॉर्मल प्रोग्राम्स और इसमें डिफरेंस है एंड्रॉइड ऐप में। नॉर्मल प्रोग्राम्स के अंदर हम कोई कोई स्पेसिफिक टास्क करना चाहते हैं। जैसे लेट सपोज अगर मैं किसी दो नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ तो दो नंबर्स की इनपुट लो, उनको ऐड करो और उनका आउटपुट दे दो। बट जो एंड्रॉइड ऐप्स होती हैं वो थोड़ी रिस्पॉन्सिव होती है। जैसे कि अगर आपने कोई कोई भी ऐप चलाते हो, कोई भी ऐप चलाने के बाद आप उस पर क्लिक करते हो, कोई सर्टेन बटन क्लिक किया तो उससे कुछ और रिस्पॉन्स आता है। कोई आपने कोई और बटन क्लिक करके रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड करने का रिएक्शन कुछ और आता है। तो बेसिकली रिएक्शन रिस्पॉन्स साइकिल होती है। ठीक है, तो यूजर कुछ रिएक्ट करता है, डिवाइस से कुछ रिस्पॉन्स आता है, यूजर कुछ रिएक्ट करेगा, डिवाइस से कुछ रिस्पॉन्स आएगा। ऐसे मेरा टू एंड फ्रो मोशन चलता रहता है। ठीक है, तो जनरल लाइफ में हम ये देखते हैं, हमारे हिसाब से एक एंड यूजर के हिसाब से, एक नेटिव यूजर के हिसाब से ये काम हो रहा है। ठीक है, पर एक्चुअली में अंदर क्या काम हो रहा होता है। अंदर जो मेरी एंड्रॉयड ऐप होती है, डिवाइस के अंदर ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ऐप डली होगी। तो जो मेरी ऐप होती है ना, ऐप के अंदर जितना भी काम होता है वो बेसिकली दो मॉड्यूल्स में काम होता है। सबसे पहली चीज एक्टिविटी, अंदर का सारा काम दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक्टिविटी एंड लेआउट। ठीक है, एक्टिविटी एंड लेआउट बाय द नेम सजेस्ट इनका मीनिंग क्या होता है। देखो, लेआउट और एक्टिविटी क्या कहते हैं। लेआउट बेसिकली क्या है,
आपके डिजाइन पर्पस के लिए, हाउ योर ऐप शुड लुक। ठीक है, तो लेआउट के अंदर बात करते हैं हम यूआई की, यूएक्स की, यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है, हमारा ऐप का यूआई कैसा है, बटन्स की प्लेसमेंट कहाँ है, बटन्स किस तरीके के हैं, तो ये सब कुछ हमें डिफाइन करना होता है लेआउट के अंदर। हमारा ऐप दिखेगा कैसे, एक आउटर वर्ल्ड को कैसे हमें परसेप्शन दिखाना है, तो वो हमें सब कुछ बताना होता है लेआउट को। एक्टिविटी का काम क्या होता है, एक्टिविटी इज द एक्चुअल ब्रेन्स, जो एक्चुअल काम होता है ना, एक्चुअल वर्क इसके ऊपर होता है। एक्टिविटी डिसाइड करता है कि आपके यूजर के रिएक्शन पर क्या रिस्पॉन्स देना है, यूजर के रिएक्शन पर मेरे ऐप को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, या फिर यूजर ने अगर मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए बोला है, तो ये पूरे पूरे काम को जो हमें डिफाइन करना होता है अपना लॉजिक, वो हमें एक्टिविटी के अंदर डिफाइन करना होता है। तो इसको मैं पता क्या बोलता हूँ, एक्टिविटी इज द एक्चुअल ब्रेन्स बिहाइंड द ऐप। ऐप कैसे दिख रहा है वो हम डिफाइन करते हैं लेआउट के अंदर, एक्टिविटी एक्चुअल काम क्या हो रहा है। ठीक है, सो अगर मैं अब इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूं, ये तो मेरा नेटिव चीज थी, अगर मैं इस नॉलेज को भी एक डायग्राम में शो करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा काम हो रहा होता है। यूजर है, यूजर की इंटरेक्शन तो होगी, यूजर इंटरेक्ट करता है अपने डिवाइस से, अपने डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, डिवाइस से कुछ रिस्पॉन्स आया, डिवाइस बैकएंड पे कैसे काम करता है, डिवाइस जाता है एक्टिविटी के पास, जो आपका एक्चुअल कोड होता है, या फिर इसको मैं लिखना चाहता हूँ एक फाइल के पास, जो हम जिसके अंदर अपना लॉजिक लिखते हैं। जो ये फाइल होती है ना, ये होती है मेरी डॉट जावा एक्सटेंशन। तो फॉर डॉट जावा मीन्स मतलब ये चीज मैं इम्प्लाई कर रहा हूँ कि एक्टिविटी हमारे जावा का कोड होता है। इस एक्टिविटी का काम क्या होता है कि यूजर के रिएक्शन के हिसाब से पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को तैयार करे और उसे शो करे ऐप को। तो जो ये एक्टिविटी होती है ये जाती है डिवाइस के पास। ठीक है, ऑफ कोर्स इनके बीच में और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो अभी सिर्फ हम लेआउट देख रहे हैं, सिर्फ क्या काम हो रहा है। एक्टिविटी एक्टिविटी कोऑर्डिनेट करती है लेआउट के साथ, लेआउट भी हमें डिफाइन करना होता है एक फाइल के अंदर, तो एक्टिविटी बात करती है लेआउट से और अपने रिएक्शन के हिसाब से जो भी मुझे रिस्पॉन्स देना होता है, क्योंकि बेसिकली जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा वो तो आपके होगा एंड्रॉइड ऐप के अंदर ही, ऐप की डिस्प्ले भी कुछ ना कुछ आएगा ना, तो आपकी एक्टिविटी रिएक्शन के हिसाब से रिस्पॉन्स के लिए कोऑर्डिनेट करती है लेआउट के साथ। लेआउट की एक फाइल होती है डॉट एक्सएमएल, तो जो लेआउट होता है वो मेरे डिफाइन करे जाते हैं मार्कअप लैंग्वेज में, और मार्कअप लैंग्वेज अपना रिस्पॉन्स भेजती है एक्टिविटी को। तो एक्टिविटी और एक्सएमएल आपस में लूप में रहते हैं, और जो डिवाइस होता है वो सिर्फ किससे कम्युनिकेट कर सकता है, एक्टिविटी से। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें एक्टिविटी और लेआउट के बारे में अगर मैं थोड़ा डिफरेंस लिखूं, तो कंपाइल करके अगर मैं डिफरेंस लिखता हूं तो वो कुछ ये निकल कर आता है, एक्टिविटी लेआउट। लेआउट डिजाइन पर्पस के लिए, डिजाइन पर्पस के बाद मेरे पास यूआई, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस की सारी बात लेआउट के साथ करी जाती है। लेआउट को डिफाइन करने के लिए डॉट एक्सएमएल एक्सटेंशन का यूज किया जाता है, मतलब कि मार्कअप लैंग्वेज। हाउ माई ऐप शुड लुक, जब भी दिखाने की बात आती है तो लेआउट के अंदर ही हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी के अंदर ये मेरा क्या है, एक्चुअल लॉजिक यहाँ लिखा जाता है, एक्चुअल लॉजिक, ब्रेन्स बिहाइंड द सीन, ब्रेन्स बिहाइंड द सीन। ठीक है, एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम सारा का सारा कोड किसमें लिखेंगे, एक जावा फाइल के अंदर। एक्चुअली मैं जावा फाइल को अगर मैं ऐसे लिखूं, जो भी मैं अपनी टैग यूज कर रहा हूँ, अगर जावा यूज कर रहे हो तो डॉट जावा फाइल, कॉटलिन है तो कॉटलिन की फाइल बनती है, एंड सिमिलरली। ठीक है, तो एक्टिविटी लेआउट आपस में काम करते रहते हैं, कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, एक एक्टिविटी के साथ एक लेआउट तो डिफाइन होती ही होती है। ठीक है, एक्टिविटी
और लेआउट का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर मैं ऐप के अंदर बात करूं, एक एंड्रॉयड ऐप के अंदर बात करूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका सारा का सारा काम एक एक्टिविटी हैंडल कर रही है। आपका सारा का सारा काम एक एक्टिविटी हैंडल कर रही है। तो अगर आप कोई सैम्पल ऐप क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप कोई सैम्पल ऐप क्रिएट करना चाहते हो एंड्रॉयड स्टूडियो से, तो आपको डिफाइन करना पड़ता है अपने एक्टिविटी का नेम। आपके एक्टिविटी का नाम क्या है? तो अब चलते हैं अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो के विंडो के ऊपर। तो इंस्टॉल करते वक्त उसने मुझसे पूछा था कि आप क्या इंस्टॉल किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पता है क्या होते हैं? सैम्पल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये कौन लेकर आता है? एसडीके अपने साथ सैम्पल प्रोजेक्ट्स लेकर आता है, सैम्पल एप्स लेकर आता है। तो फोन एंड टैबलेट, वियर ओएस, एंड्रॉयड टीवी, ऑटोमोटिव, नहीं शायद कुछ है, एंड्रॉयड थिंग्स। तो आप किसी के लिए भी जिसके अंदर भी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म डल सकता है, उसके लिए आप ऐप डेवलप कर सकते हो। अभी हम गो कर रहे हैं एम्प्टी एक्टिविटी के साथ, आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे नेम दूंगा, ये मेरे एप्लीकेशन का नाम बन जाएगा। तो लेट सपोज एप्लीकेशन का नाम मैंने दिया फर्स्ट एप्लीकेशन, माई फर्स्ट ऐप। जब भी अपना नाम दे रहा हूं, तो आप अगर ध्यान से नोटिस करो तो नीचे ना वो अपना पैकेज नेम जनरेट कर रहा है। कोई भी नाम चेंज कर लो, ऑटो जनरेटेड वो एक पैकेज नेम प्रोवाइड कर रहा है। ऑफ कोर्स आप इसे एडिट कर सकते हो, बट पैकेज नेम का सिग्निफिकेंस क्या होता है? एक तो हो गई ऐप की नाम, ऐप का नाम, और पैकेज नेम का क्या सिग्निफिकेंस है वो चीज देखते हैं। तो ये चीज देखो, जो मेरा पैकेज नेम होता है, पैकेज नेम बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं ना, तो जैसे रोल नंबर्स मिलते हैं हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक स्टूडेंट कौन है। तो अगर एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स के सेम नाम है, तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करा जा सकता है उनके रोल नंबर के थ्रू। तो वैसे ही पैकेज नेम है, तो यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन। आपने कोई ऐप बनाई, मल्टीपल ऐप्स होती हैं, लेट सपोज दिस इज माई ऐप वन। ठीक है, किसी और यूजर ने भी ऐप बनाई, ये मेरा यूजर वन है। तो या फिर डेवलपर, लेट सपोज इस डेवलपर ने भी एक ऐप बनाई, नाम दिया उसने ऐप वन। एक सेकेंड डेवलपर ने भी एक ऐप बनाई, उसने भी नाम दिया ऐप वन। ठीक है, अब वो दोनों जाते हैं प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो बेसिकली वो गूगल प्ले स्टोर पे गए। प्ले स्टोर पर उन्होंने अपनी अपनी ऐप्स को पब्लिश कर दिया। अब गूगल पता है क्या बोलता है कि अगर कोई भी बंदा, अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी ऐप किसकी है, तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि आप किसका यूज कर सकते हो? अपने पैकेज नेम का। किसका यूज कर सकते हो? अपने पैकेज नेम का। तो पैकेज नेम एक्ट्स एज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो इंपॉर्टेंट स्टफ है अपने पैकेज नेम को। अभी तो हम कुछ भी डाल देते हैं, बट जब हम पब्लिश करते हैं तो अपने पैकेज नेम का ध्यान हमें रखना पड़ता है। ठीक है, सो डायरेक्टली तो यूज नहीं होगा इसका, बट पता होना चाहिए कि पैकेज नेम का सिग्निफिकेंस क्या है। सेविंग लोकेशन है, अपने हिसाब से सेविंग लोकेशन को चेंज किया जा सकता है। इसमें जो चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज लैंग्वेज, कॉटलिन। मैं जावा में करना चाहता हूँ, नेटिव जावा का कोर्स है, तो मैं जावा पे को सेलेक्ट कर लूंगा। अच्छा देखो, मिनिमम एसडीके आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा था? एसडीके में तीन चीजें ध्यान रखने वाली होती है, मिनिमम एसडीके, टारगेट एसडीके, और जिसके अंदर मैं उसे कोड करने वाला हूँ। तो मिनिमम एसडीके, अब मैं जैसे कोई ऐप बनाने जा रहा हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो उससे कोई आउटपुट, उसका एक ऐप निकल कर आएगा। वो वाली ऐप मैं कौन सी टारगेट ऑडियंस तक चलाना चाहता हूं? ध्यान से वर्ड सुनो, टारगेट ऑडियंस। मैं किसको टारगेट कर रहा हूं? एक ऑडियंस के पास जो मेरा यूजर है, जो डायरेक्ट इसे यूज करेगा, उसको नहीं फर्क पड़ता कि आपने पीछे क्या कोड लिखा है, उसे सिर्फ ऐप से मतलब है। तो आप अपने ऐप के अंदर क्या काम करना चाहते हो? कौन कौन से यूजर आपके इस ऐप को डाउनलोड कर सके, डाउनलोड करके यूज कर सके। तो हमें डिफाइन करना पड़ता है अपना मिनिमम एसडीके। तो मिनिमम एसडीके अगर मैं डिफाइन करता हूं, तो एक बार ये देखो, जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट एसडीकेस डिफाइन करते हो, अपना यहाँ पे एक परसेंटेज शो कर रहा होता है। अब ये परसेंटेज क्या चीज़ है? परसेंटेज ये बता रही है, जब भी कोई फोन चलता है, तो गूगल ने एक बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड किया हुआ है कि आप कोई भी, अगर आपने ऐप बनाया और वो इस एपीआई लेवल को फॉलो करता है, इस एपीआई लेवल को अगर आप अपना मिनिमम एसडीके मानते हो, तो 99.2% ऑफ द डिवाइसेस, टोटल डिवाइसेस में से 99% ऑफ द डिवाइसेस आपके इस वाले एपीआई वाले ऐप को यूज कर पाएंगे।
इस एपीआई तक के बंदे इस ऐप को यूज कर पाएंगे। तो जैसे जैसे मैं अगर एपीआई बढ़ाता रहता हूँ, लेट सपोज जैसे कि अगर मैं एपीआई 21 की बात करता हूँ, तो देखो ग्रेजुअल डिक्रीज आया। सिमिलरली अगर मैंने सबसे लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट कर लिया, तो लेस देन 1%, बहुत कम है। तो अगर कोई भी डेवलपर एक ऐप बनाता है जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट वो एपीआई 30 रखता है, तो इससे कम वाली जो एप्स, जो एंड्रॉयड वर्जन वाले फोन है, वो इसे शायद ना चला पाए या फिर चलाने में उनको कुछ प्रॉब्लम आए। ठीक है, सो यू हैव टू सिलेक्ट मिनिमम एसडीके। अच्छा, मिनिमम एसडीके डिफाइन करते हुए भी एक चीज का ध्यान रखना, जो एपीआई लेवल्स होते हैं, एपीआई लेवल्स अपने साथ फीचर्स लेकर आते हैं। एपीआई लेवल्स अपने साथ फीचर्स लेकर आते हैं। अगर मान लो आपने बहुत ही लेस एपीआई सेलेक्ट कर लिया, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप जो फीचर यूज कर रहे हो वो इस फोन के अंदर हो ही ना। जिस फोन के अंदर ये एपीआई 16 होगी, मतलब कि जेली बीन इसके अंदर डला होगा एंड्रॉइड का वर्जन, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जिस फीचर के बेसिस पे आपने ये ऐप बनाया है, वो वाला फीचर उसके अंदर हो ही ना। वो वाली वो वाली लाइब्रेरीज ही ना हो जो आपने यूज करी है। तो ध्यान रखना पड़ता है, एक वे आउट ढूंढना पड़ता है कि मैं किन डिवाइसेस तक को अलाउ करूंगा, ताकि मैं अपने फीचर्स को भी प्रेशर में ना डालूं। ठीक है, तो अभी के लिए लेट सपोज मैं चलता हूँ एपीआई 24, 73% ऑफ द डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, नो इश्यूज। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो जब भी पहली बार रन होगा, तो वो थोड़ा टाइम लगाएगा, अपनी प्रोसेसिंग करता है, अपने फाइल्स बिल्ड करता है। देखो ग्रेडल बिल्ड एक वर्ड है जो तुम बार बार सुनने में मिलेगा, अपने न्यूज़ शो करेगा, तो इन सबको अभी के लिए हटा देते हैं। तो उनको अपना काम करने दो। ठीक है, तो लेट इट टेक इट्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे, वो अपनी फाइल्स सेटअप कर रहा होता है। जैसे आपने कोई भी फर्स्ट ऐप बनाई, तो अपनी फर्स्ट ऐप के लिए फाइल सेटअप करेगा। ठीक है, तो एक बार के लिए तब तक देख लेते हैं कि हमने क्या क्या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लिया जो हमें लेक्चर में सॉल्व करनी थी। देखो, सबसे पहली चीज एसडीके के बारे में देखा। एसडीके के अंदर तीन चीजें ध्यान रखने वाली है, दैट इज मिनिमम एसडीके क्या होता है, मिनिमम एसडीके। मिनिमम एसडीके के बाद आपको क्लियर होना चाहिए टारगेट एसडीके। टारगेट एसडीके के बाद क्लियर होना चाहिए आपके पास कंपाइल्ड, सॉरी, कंपाइल्ड एसडीके, जो मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करने वाला है, मुझे कोड करने में जो हेल्प करेगा। बेसिक्स के अंदर हमने बात करी एक्टिविटी एंड लेआउट। एक्टिविटी एंड क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरीके से मेरे वाला सारे सारे काम होते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए देखते हैं, मे बी अब एंड्रॉइड स्टूडियो प्लेस हो चुका होगा। नो, अभी भी टाइम लग रहा है, लगेगा यार थोड़ा सा टाइम। सो वेटिंग के अलावा आई थिंक बस कोई और तरीका नहीं है। अच्छा, आई थिंक ये बिल्ड हो चुका है, ये बिल्ड हो चुका है। तो एक बार के लिए बिल्कुल कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे पूरे प्लेन में यहाँ पर जाओ, प्रोजेक्ट्स के अंदर क्लिक करके स्क्रॉल करो कहाँ पर, अपने प्रोजेक्ट पर, प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो एक्चुअली में पता है क्या है, ये आपका डायरेक्टरी व्यू है। अगर आप सिर्फ अपने एंड्रॉयड फाइल्स पर फोकस करना चाहते हो, तो सिर्फ एंड्रॉयड फाइल्स दिखाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि प्रोजेक्ट की डायरेक्टरीज कैसे बनी है, तो यहाँ पर क्लिक करो प्रोजेक्ट पे। अपने जब ऐप पर जाओगे तो ये बहुत सारी फाइल्स दिखाता है, बहुत सारी फाइल्स, अल्टीमेट फाइल्स हैं। इतनी सारी फाइल्स हमने तो नहीं बनाई, हमने तो सिर्फ एक नाम दिया था। उस नाम से ये सारा का सारा काम किसने करके दिया मुझे, एंड्रॉयड स्टूडियो ने। तो एक बार के लिए देखते हैं कि किस किस टाइप की मुझे फाइल्स प्रोवाइड करता है। तो मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो होता है, तो वो जो मुझे फाइल्स प्रोवाइड करता है, या फिर ये बोलना चाहूँ कि डायरेक्टरीज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है, डायरेक्टरीज या फिर फाइल्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ऑटो जनरेटेड फाइल्स, जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। ये एंड्रॉयड स्टूडियो ऑटो जनरेटेड फाइल्स होती हैं, बेसिकली एंड्रॉयड से रिलेटेड होती है, एंड्रॉयड लाइब्रेरीज से रिलेटेड होती है। इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना तो उसने काम करना ही करना है।
ठीक है, ऑटो जनरेटेड फाइल्स के बाद वो मुझे जो फाइल्स प्रोवाइड करता है दैट आर जावा, जावा फाइल्स होती हैं, और मेरे पास एक्सएमएल फाइल्स होती हैं, एक्स एम एंड एल। जावा फाइल्स डिफाइन करती हैं मेरी एक्टिविटी को, एक्टिविटीज को डिफाइन करने में काम आती है, या फिर मेरे लॉजिक को डिफाइन करने में काम आती है, बेसिकली वर्किंग को डिफाइन करने में काम आती है, क्या काम हो रहा है, किस तरीके से मेरा काम होगा। तो किसी भी नाम से बोल सकते हो, एक्टिविटीज, लॉजिक, वर्किंग, बात सिमिलर है। ठीक है, एक्सएमएल जो फाइल्स होती हैं ये डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज़ करी जाती हैं। तो आपके पास काफ़ी एक्सएमएल फाइल्स आती हैं डिज़ाइन पर्पस, या फिर हाँ, डिज़ाइन, यूआई, यूएक्स। ठीक है, तो ओवरऑल, ओवरऑल लुक का काम ये होता है। ठीक है, एक्सएमएल के बाद आपके पास जो एक इम्पॉर्टेंट फाइल प्रोवाइड करी जाती है दैट इज मैनिफेस्ट फाइल। तो बाय द नेम, इसका नाम ही इसका मतलब है। जैसे कि अगर आप कभी भी ट्रैवल करते हो, कभी भी ट्रैवल करते हो, तो बाय प्लेन या फिर बाय शिप, कभी भी आप ट्रेन से है, तो एक मैनिफेस्ट जनरेट होता है। मैनिफेस्ट की इसके अंदर क्या क्या चीज़ें भी चल रही हैं, हर एक चीज़ का डिटेल्ड रिकॉर्ड। तो बेसिकली मैनिफेस्ट एक तरह से आपका एक वो फाइल है जो बताती है कि आपके इस ऐप के अंदर क्या क्या बन चुका है, मतलब कि कितनी एक्टिविटीज़ है। कभी भी परमिशंस की बात होती है तो मैनिफेस्ट फाइल को याद करते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट फाइल है जिसके बारे में अभी मैं इतना ओपनली बात नहीं कर रहा, बट जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई भी अपनी फर्स्ट ऐप क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल को हम जरूर विजिट करेंगे। ठीक है, मैनिफेस्ट फाइल्स और के बाद मेरे पास आती है रिसोर्स डायरेक्टरी। मैनिफेस्ट फाइल के बाद आती है मेरे पास रिसोर्स डायरेक्टरी। रिसोर्स डायरेक्टरी क्या कहती है? रिसोर्स डायरेक्टरी का काम क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी ऐप बनाई, ऐप के अंदर सिर्फ टेक्स्ट तो होगा नहीं, उसके अंदर इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, या फिर कोई भी ग्राफिकल मीडिया या कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो रिसोर्स के अंदर, तो वो रिसोर्स फाइल्स बनाता है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ऐप डेवलपमेंट करने में पता है सिर्फ क्या प्रॉब्लम आती है, आपको इन डायरेक्टरी सिस्टम्स का याद रखना पड़ता है। आप कोई भी फाइल कहीं पर भी पेस्ट नहीं कर सकते, आप कोई भी फाइल कहीं पर भी क्रिएट नहीं कर सकते। एक बहुत ही मेटिकुलस सिस्टम है जो मुझे फॉलो करना पड़ता है एक ऐप डेवलपमेंट की। एक बार के लिए शो करने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ देखो, ये मेरी ऐप है, इसके अंदर ग्रेडल डॉट आइडिया, ग्रेडल की जितनी चीज़ें हैं ये सारी सारी ऑटो जनरेटेड है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज ऑटो जनरेटेड है। हमें इसे नहीं छेड़ना, हमें सिर्फ ऐप में जाना है। ऐप के अंदर इसने क्या बोल रखा है, एस आर सी, सोर्स लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ऑटो जनरेटेड फाइल्स हैं, इसके बारे में हमें नहीं सोचना। दो चीज़ें दे रखी हैं मेन के, तीन चीज़ें दे रखी हैं मेन के अंदर जाना है। दो चीज़ें बोल रखी है इसने, जावा और रिसोर्सेज, और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। तो एक बार के लिए फाइल खोल कर देखते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट कहता क्या है। ये चीज़ देखो, एक्सएमएल वर्जन ये तो ठीक है, इसने मेरा क्या डिफाइन कर रखा है, ऐप का नाम क्या होगा। ठीक है, ऐप के नाम के बाद मेरे पास ये एक्टिविटी एक्टिविटी थोड़ी चीज़ें बात कर रहा है। एप्लीकेशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी परमिशंस की बात होती है, अगर मान लो मेरे ऐप को कोई भी परमिशन चाहिए, जैसे कि लोकेशन एक्सेस, ठीक है, या फिर कैमरा एक्सेस, तो अगर कोई एक्सेस वो एक्सेप्ट करना चाहता है तो मुझे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर चेंज करना। उसके बाद चलते हैं आगे रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर। तो एक बार के लिए ना मैं इस डायरेक्टरी सिस्टम को एक बार समझाना चाहता हूँ। तो एक बार के लिए थोड़ा सा पेशेंस देखो। तो ये मेरा पूरा का पूरा डायरेक्टरी सिस्टम है। थोड़ा सा इसे टेस्ट करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि क्या चीज़ ये कहती है। देखो, ये मेरे जावा का मेन फोल्डर है, तो जावा का जितना भी काम होगा, जावा या फिर एक्टिविटी, ये देखो ये मेरी एक्टिविटी डिक्लेयर्ड है, ये मेरी जावा की फाइल्स सारी सारी यहाँ पर आएंगी। रिसोर्स के अंदर ये देखो, ये जो लेआउट है ये डिफाइन करता है जितनी भी फाइल्स इसके अंदर होंगी वो किसके लिए होती है, मेरे डिजाइन पर्पस के, डिजाइन पर्पस के लिए। उसके बाद
जो मेरे पास फाइल्स आती हैं, जो मेरे फ़ोल्डर्स आते हैं, ये फ़ोल्डर्स किस चीज़ को मैनेज करते हैं? देखो ये सारे के सारे फ़ोल्डर्स इसको मैनेज करते हैं और इसको, ये देखो। ये सारे के सारे फ़ोल्डर्स किसको मैनेज करते हैं? आपके रिसोर्सेज़ को, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ जैसे कि आपकी ऐप का आइकन क्या है? ऐप के अंदर कौन-सी इमेज यूज़ हो सकती है? कौन-सी वीडियो यूज़ हो सकती है? तो ये सारे के सारे मेरे रिसोर्सेज़ के लिए काम आते हैं, ठीक है? वैल्यूज़ डिफाइन करने के लिए, इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम थोड़ा-सा एक भी ऐप बना लोगे ना, उसके अंदर ये वाली चीज़ें तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएँगी, कि वैल्यूज़ डिफाइन करने के लिए, ठीक है? मैनिफेस्ट, तो मैनिफेस्ट फ़ाइल को ऐसे मान के चल लो कि ये अटमोस्ट अथॉरिटी इसके पास है, तो ये मेरी इम्पोर्टेंट फ़ाइल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मेरे पास लाइब्रेरीज़ हैं, इनको हमें नहीं छेड़ना होता, ऑलरेडी जनरेटेड होती हैं, ठीक है? इसके अंदर जो मेरे पास बिल्ड ग्रेडल की बात है, तो ये सारी सारी चीज़ें क्या है, ऑटो जनरेटेड है, मुझे इनके बारे में बात नहीं करनी। हमें सिर्फ और सिर्फ किन किन फाइल्स के बारे में ध्यान रखना होता है, मेरी एक्टिविटी के बारे में, हमारा डिज़ाइन क्या है, उसके बाद हमारे रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ हो रहे हैं ऐप के अंदर, और हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ डिफाइन करनी है। तो ये चार पांच फाइल्स जो होती हैं, जो मेरे डायरेक्टरीज होते हैं, मेरे काम के होते हैं। इसके अलावा जितने भी डायरेक्टरीज होती हैं, वो सारी सारी क्या होती है, ऑटो जनरेटेड होती है। उसको हमें छेड़ कर भी कुछ नहीं करना, उसके अंदर जो भी काम पहले से लिखा हुआ है उसको लिखे रहने दो, वो ऑटो जनरेट होती है। हमें सारा का सारा ऐप में जितना भी काम होता है वो मेरे को इन इन फाइल्स का होता है, ठीक है? तो डायरेक्टरी सिस्टम के बाद आगे एक बार बात करते हैं, एक बार के लिए इसे बंद कर देते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आपके जावा फाइल एक्टिविटी वाली फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। देखो मेन एक्टिविटी फाइल के अंदर इसने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारी फाइल्स अपलोड कर रखी हैं, मुझे भी इसके बारे में नहीं सोचना, ठीक है? तो मेन एक्टिविटी है पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि जितना भी लॉजिक होगा वो मेरे इस वाले कोड में लिखा जाता है। जैसे कि जावा के अंदर मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। जावा के अंदर जो भी हमारा मेन कोड होता है वो किसके अंदर लिखा जाता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर। वैसे ही इसके अंदर जो ऑन क्रिएट फंक्शन होता है ना, एक बेसिकली क्या है, एक ऑन क्रिएट फंक्शन है। ऐप के स्टार्ट होते ही ऐप के स्टार्ट होते ही जो भी काम होगा वो सबसे पहले इस फंक्शन को विजिट करता है। इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होगा उस हिसाब से वर्क करता है। तो थोड़ा सा विद नेम, सिर्फ इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, मेन एक्टिविटी के रिवॉल्विंग मेन एक्टिविटी के रिवॉल्विंग आपके लिए उन्होंने पहले से ही एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करके रखी हुई। अब इस एक्सएमएल फाइल का मीनिंग देखो। देखो तो एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना डिजाइनिंग में, सिर्फ और सिर्फ जो मेरा भी ऐप है उसके अंदर उन्होंने एक डिजाइन बना रखा है। एक डिजाइन में उन्होंने क्या बोला है कि आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। तो डिजाइनिंग वाला सारा का सारा काम मेरा इसके अंदर होगा। ये मेरा मेन एक्टिविटी, सारे के सारे एडिटर्स इसके अंदर ही प्रोवाइडेड है, मुझे अलग से कोई एडिटर डाउनलोड करना नहीं पड़ता। तो देखो मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ये मेरा कोड एडिटर है। दो तरीके के एडिटर्स होते हैं मेरे पास, कोड एडिटर और एक मेरे पास डिजाइन एडिटर। जो भी मैं यहाँ पे डिजाइन करता रहूंगा, जैसे कि मान के चलो, जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का नाम चेंज करूँ सिर्फ, तो एक बार के लिए देखो यहाँ पर मेरे पास बीच में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ऐप के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अगर मैं सिर्फ इसका नाम चेंज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे को चेंजेस शो करता रहता है। एंड्रॉइड ऐप, लेट सपोज वेब कोडर्स फर्स्ट ऐप, ठीक है? तो ये मेरा इसने अपने ऑटोमेटिकली नाम चेंज कर दिया, वेब कोडर्स फर्स्ट ऐप। तो जो भी चेंजेस मैं यहाँ पे करूंगा, इसका एडिटर बहुत ही स्मूथ है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो जो भी आप चेंजेस करते हो वो डायरेक्टली यहाँ पे शो होते रहते हैं, ठीक है? ये बात तो हो गई मेरी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। लेआउट के अंदर क्या डिफाइन करते हैं अपना, किस तरीके से मेरे जो कोड है, जो मेरा ऐप है वो शो होना चाहिए। मेन डॉट एक्टिविटी क्या रिटेन करता है अपने पास पूरा का पूरा लॉजिक, किस तरीके से, किस रिएक्शन का कैसे रिस्पॉन्स करना है। यूजर अगर मुझसे ये मांगता है तो मुझे क्या काम करना है, यूजर ने अगर मुझे ये करने के लिए बोला तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर।
ठीक है। सो अभी के लिए देखो, अभी तक के लिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी दैट इज एस डी के। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के बिना एंड्रॉइड में हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो एस डी के की नीड तो वो है। एस डी के अंदर भी हमने बात करी थी मिनिमम टारगेट और कंपाइल्ड एस डी के। एस डी के बाद हमने अपने फर्स्ट ऐप को क्रिएट किया है। ऐप को क्रिएट करते वक्त दो तीन चीजें बीच में आई थी, जैसे कि HAXM, हार्डवेयर एक्सेलरेटेड एग्जीक्यूटेड सॉरी हार्डवेयर एक्सेलरेटेड एग्जीक्यूशन मैनेजर। तो ये मेरे बेसिकली वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट करने का काम आता है। एस डी के, एच ए एक्स एम के बाद मेरा मिनिमम एस डी के सेट किया था, हमने अपना फर्स्ट ऐप क्रिएट किया है। फर्स्ट ऐप क्रिएटेड, ठीक है। ऐप क्रिएट करने के बाद डायरेक्टरी सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस किस कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, वो वाली फाइल्स कौन कौन सी डायरेक्टरीज में पड़ी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है मेरे पास, हमने थोड़ा सा पढ़ा था एक्टिविटी वर्सेस लेआउट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि मान लो अपना ऐप तो मैंने अपना ऐप बना दिया, उस ऐप को रन करना हो तो कैसे रन करेंगे, ठीक है। रन करने के लिए एक चीज का ध्यान रखो, देखो मेन डॉट जावा है, थोड़े से इस पूरे पूरे लेआउट को देखते हैं। तो जितना टाइम लगाएंगे लेआउट में उतना बेटर है, हमें आगे करने में आसानी होगी। एक बार के लिए ये चीज देखो और समझते हैं इसे, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा लेआउट है। तो यहाँ पर देखो, ये तो हो गया मेरे पास विंडो पे। यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे साइड से क्या दिखाता है मुझे, डायरेक्टरीज। कभी किसी को एक्सेस करना पड़ जाए एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी फाइल को। ये है मेरे पास एडिटर प्लेन, जो भी चेंजेस करूंगा, जो भी मैं एडिटिंग करूंगा वो मैं यहाँ पे करूंगा। अगर मुझे ऐप को रन करना है तो ये रहा रन करने के लिए, रन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ऊपर टूल्स गिवन है, मेरे को अपनी कौन सी ऐप को रन करना है, तो ऐप सेलेक्टर, मुझे कौन सी ऐप को रन करना है, तो ठीक है ऐप सेलेक्टर, कहाँ पर अपने ऐप को रन करना चाहता हूँ वो वाली चीज। और ये रहा मेरा एस डी के मैनेजर, देखो ये वाला साइन स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, ये है मेरा एस डी के मैनेजर। तो अगर आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को कोई और एसडीके से रन करना चाहते हो तो एसडीके मैनेज यहाँ से कर सकते हो, एसडीके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एसडीके डाउनलोड करते करते देखो ये वाले फीचर्स जो होते हैं ना, ये होते हैं मेरे पास सारे सारे डीबगिंग के लिए। जो मैंने बताया था कि अगर मुझे कभी भी ऐप को डीबग करना पड़ जाए, तो जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब हम ऐप बनाएंगे तो करके देखेंगे सब कुछ। ये देखो ये सारे के सारे फीचर्स किसके लिए होते हैं मेरे पास, जो ये होते हैं ये मेरे पास होते हैं डीबगिंग पर्पस के। मेरी ऐप को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना किस तरीके से करेंगे, ठीक है। डिबगिंग करने के बाद मेरे पास आई थिंक और मुझे अभी के लिए इंट्रोड्यूस करने की नीड नहीं है। इसमें होते तो बहुत सारे फीचर्स हैं, टर्मिनल्स होता है, एक अपना टर्मिनल होता है मेरे पास, ठीक है। एरर्स, इवेंट लॉग, आपके कोड ने अभी तक क्या क्या काम किया। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी ही इंट्रोडक्शन करते हैं जितनी मुझे नीडेड है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे अपने नॉलेज बेस को एक्सपैंड करते रहेंगे। अभी हमारा इस लेक्चर का पर्पस क्या है, थोड़ा सा वेल वर्स हो जाओ कि किस तरीके से काम करना है, कहाँ पर मुझे कोड करना होता है, कहाँ पर मेरी फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। एक बार के लिए ऐप को रन करके देखते हैं, एक बार के लिए ऐप को रन करके देखते हैं। तो चलो, अच्छा यहाँ पर देखो, अच्छा सॉरी ये मेरा एबीडी मैनेजर है, ये मेरा एसडीके मैनेजर है। आई थिंक आई रोट इट डिफरेंट, दिस इज माई AVD manager and Android virtual device, and this is SDK manager, ठीक है। तो एक बार के लिए देखते हैं SDK के अंदर, सिर्फ मैंने अभी एक ही SDK डाउनलोड कर रखी है। आप इसमें से कोई भी SDK डाउनलोड कर सकते हो। देखो एंड्रॉइड स्टूडियो ने तो अपना काम पूरा किया है, अगर आपको पीछे तक सारी की सारी
कोई भी एपीआई डाउनलोड करनी है कर सकते हो, फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके टिल नाउ। अभी तक के लिए सारी के सारी उन्होंने फीचर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। आप कोई भी एपीआई डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी एसडीके प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। एसडीके टूल्स, मेरे पास एसडीके टूल्स क्या क्या है, मेरे पास एंड्रॉयड एमुलेटर है, एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म्स, और मेरे पास एच ए एक्स एम डला पड़ा है। तो मेक श्योर कि आपकी ये वाली चीज़, इंटेल का एच ए एक्स एम इंस्टॉलर, ये पहले से डला पड़ा हो। तो ये एक्चुअली किसके लिए काम आता है, मेरे एंड्रॉयड एमुलेटर को काम, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को प्रोसेस करने के लिए काम आता है। जितने भी मेरे वर्चुअल डिवाइसेस होते हैं वो इसके ऊपर बनते हैं। कोई भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो अपने एडिटर के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये तो नॉर्मल सेटिंग्स है। तो हमें बेसिकली एंड्रॉयड एस के लिए नीड थी। तो कभी भी अगर आपको नीड पड़ती है कि मुझे कोई और प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये हो गया एस डी के मैनेजर। एस डी के मैनेजर के बाद नेक्स्ट चीज़ जो मुझे ध्यान दिलानी है आपको, वो है दैट इज एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, इन्होंने मुझे एक पहले से एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करके दिया है। अगर मैं चाहूँ तो इस एक बार एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को फ्रॉम दी स्क्रैच खुद बनाकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करना कितना आसान होता है। एक बार के लिए ये चीज़ देखो। तो ठीक है, सबसे पहले मुझे बोलता है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। क्लिक किया, ठीक है। अब ये बोलता है कौन सी कैटेगरी में करना चाहते हो। एंड्रॉयड टीवी के लिए प्रोग्रामिंग करी है, फोन के लिए करी है, वियर ओएस, टैबलेट, ऑटोमोबाइल। तो अभी तो मैंने सिर्फ फोन के लिए करी है। फोन के बाद आपको उन्होंने बहुत सारे सैम्पल फोन्स प्रोवाइड किए हुए हैं जो बेसिकली उस पूरी पूरी उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस को लेकर आ जाते हैं। मतलब कि जैसे कि उसकी स्क्रीन साइज क्या होगा, ठीक है, उसकी रेशियो क्या होगी। तो ये सब कुछ अपने साथ लेकर आ जाएंगे अपने फोन्स और उनकी लेआउट्स। तो देखो, कोई भी फोन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज मैं पिक्सल 3 की बात करता हूँ। ठीक है, तो एक बार के लिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पे मुझे ये बोल रहा है कि आपको कोई ना कोई सिस्टम इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। सिस्टम इमेज का मतलब, देखो, आपके पास जो भी एंड्रॉयड ऐप होता है, एंड्रॉयड ऐप के ऊपर सिस्टम इमेज डली होती है। सिस्टम इमेज का मतलब कि आपका फोन एंड्रॉयड आर पे रन कर रहा है, एंड्रॉयड क्यू पे रन कर रहा है, एंड्रॉयड पाई पे रन कर रहा है, एंड्रॉयड ओरियो पे यूज रन कर रहा है। तो आपका फोन कौन से वर्जन पे रन कर रहा है एसडीके के, वो होती है मेरी सिस्टम इमेज। तो आपके एमुलेटर को आपके वर्चुअल डिवाइस को आपने एक डिवाइस क्रिएट कर दिया। उस डिवाइस के अंदर आपको कोई ना कोई सिस्टम इमेज डालनी पड़ेगी, ताकि वो एक प्रॉपर एंड्रॉयड फोन की तरह बिहेव कर सके। ठीक है, तो एंड्रॉयड फोन की तरह बिहेव करने के लिए लेट सपोज मैं इसमें डाल देता हूँ ओरियो। ओरियो को एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, एक्सेप्ट एंड लेट इट डाउनलोड। ठीक है, वो 725 23 MB, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे डाउनलोड होने दो। ठीक है, तो देखो ये मेरे कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो गए, एक मेरा सिस्टम इमेज इंस्टॉल हो गई। ठीक है, अब मैं अपने फ़ोन के अंदर ओरियो को इंस्टॉल कर सकता हूँ। अपने फ़ोन के अंदर जो मैंने अपना एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट किया था, उसके अंदर मैं ओरियो प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल कर सकता हूँ। है, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। आपको अपना नाम चेंज लिखना है तो लेट सपोज इसको मैं रख देता हूँ टेस्टिंग फ़ोन। इसमें मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ अपने ऐप की। और फिनिश करते हैं। ठीक है, तो देखो मेरा एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो गया। देखो कितना आसान है एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना। मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना डिवाइस नेम किस टाइप का मुझे वर्चुअल डिवाइस चाहिए, उसके लिए मुझे कौन सी सिस्टम इमेज चाहिए। तो सिस्टम इमेज जो मेरे वर्चुअल डिवाइस पे रन होती है, जैसे मैंने बताया था ना, एसडी के 3 टाइप की है, टारगेटेड, कंपाइल्ड और मिनिमम। ये सारे के सारे आपके डेवलपमेंट के लिए एक सिस्टम इमेज आपको चाहिए होगी जो आपके डिवाइस के ऊपर रन होती है, वर्चुअल डिवाइस। अगर आप अपना एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो देन यू नीड नॉट डू दिस स्टेप। बट अगर आप अपना एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो तो काइंडली मेक श्योर कि आप ये वाला स्टेप कर लो, एंड्रॉयड फोन के बिना अगर आप अपनी ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो तो। ठीक है, एक बार के लिए अपने ऐप को चलाकर देखते हैं, अपने वर्चुअल डिवाइस को चलाकर देखते हैं। तो जस्ट ये क्लिक करना है, ये मेरा वर्चुअल डिवाइस रन हो जाएगा। है, वो वाला अलर्ट नहीं चाहिए, अलर्ट। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली सेम बिल्ड, बस ये एक आपके वर्चुअली चल रहा है। यू नीड नॉट हैव अ वेरी एक्सपेंसिव फोन और एन एंड्रॉयड फोन टू डू एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ठीक है, तो कोडिंग में टाइम लग रहा है उसे। पर
एंड्रॉइड स्टार्टिंग तो बिल्कुल एंड्रॉइड फ़ोन की तरह। अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो ऊपर तो ऐप्स दिखेंगे, बैक जाऊँगा तो पीछे नोटिफिकेशंस आती हैं इसके अंदर प्रॉपर्ली। अगर आप चाहो तो इसके अंदर गूगल में लॉगिन भी कर सकते हो टू द फैक्ट, और गूगल क्रोम को यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा भी डिवाइस कनेक्टेड है तो देखो गूगल क्रोम पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं। ठीक है, आई डोंट वांट टू हेल्प एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। तो जस्ट एक फ़ोन की तरह बिहेव कर रहा है, डेटा सेवर ऑन नहीं, नेक्स्ट, साइन इन टू क्रोम, नो थैंक्स। अगर मैं इसमें कुछ भी सर्च कर रहा हूँ तो देखो सिस्टम के अंदर फ़ोन चल रहा है, फ़ोन के अंदर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसमें पेप कोडिंग सर्च करता हूँ, मेरी वेब कोडिंग की ऐप खुलेगी। तो लिटरली एक फोन चल रहा है मेरे सिस्टम के अंदर। तो अगर मैं कोई भी ऐप बिल्ड करता हूँ, ऐप को इस पर टेस्ट करना चाहता हूँ, तो इट विल बी अ वेरी स्मूथ टास्क। वो इसकी ऑनबोर्डिंग बहुत सिंपल होती है, बहुत इजीली वो रन कर जाता है। ठीक है, तो एक बार के लिए अपने ऐप को चला कर देखते हैं। तो अपने ऐप के ऑल, ठीक है, तो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं। मैंने अपना एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस सेटअप कर लिया। सो अगर आपको कभी भी अपना वर्चुअल डिवाइस सेटअप करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो पीछे चलते हैं। अब मेरे को अपना अगर ऐप रन करना है तो देखो, अगर अगर आपने अपना फोन कनेक्ट कर रखा है, अगर अपना फोन कनेक्ट किया हुआ है तो आपको अपना आपका फोन शो करेगा। अगर आपका फोन कनेक्ट नहीं कर रखा तो अपने वर्चुअल डिवाइस पर रन कर सकते हो। तो देखो अभी आपका रनिंग डिवाइस, अभी आपका टेस्टिंग फोन ऑलरेडी आपका रन कर रहा है डिवाइस के ऊपर। तो अगर मैं इसके ऊपर अपनी ऐप को रन करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ मुझे किस पे क्लिक करना है, रन ऐप पे। रन ऐप कैसे वर्क करता है थोड़े से उसके बारे में इंसाइट लेंगे, बट सबसे पहले ऐप को एक बार चलाकर देखते हैं कि किस तरीके से मेरा जो होगा। तो देखो एंड्रॉइड डिवाइस है, इसके अंदर ग्रेडल बिल्ड रनिंग। तो दो तीन थोड़ी बहुत ऐसी वर्ड्स तुम सुनोगे जो एंड्रॉइड स्टूडियो अपना काम कर रहा है, जिसको मैं अभी नहीं समझा सकता। पर एज वी गो ऑन विद द लेक्चर सीरीज तो हम इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो मेरी ऐप चल गई। ऐप का नाम था बड़ा अजीब सा, तो पेप कोडर्स फर्स्ट ऐप। मैंने नाम चेंज किया, नाम चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका साइज चेंज करता हूँ तो देखो, अगर आप इसका डिजाइन चेंज करना चाहते हो तो डिजाइन चेंज करने के लिए हमें जाना है लेआउट वाली फाइल के अंदर, नॉट इन द जावा फाइल। तो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। अगर मैं इसका साइज चेंज करना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट चीज जो इसके अंदर आपको बहुत इजीली दिख सकती है, दैट इज एंड्रॉइड स्टूडियो ना आपका आधा काम तो खुद ही कर देता है। आपको सिर्फ ना एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि ऐप के अंदर होता क्या गया है। जैसे कि देखो मुझे इसमें साइज डालना है, तो ये देखो टेक्स्ट साइज इसने मुझे अपने आप दे दिया। मेरे को नहीं पता था कि टेक्स्ट साइज होता है। अगर आपको नहीं पता तो सिंपल मैंने अपना हिंट लिखा, उसने मेरे को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इसका साइज प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी अपनी अपनी यूनिट्स हैं, जैसे कि हमारे पास अपनी यूनिट्स होती है। तो लेट सपोज, ठीक है, या फिर डीपी मेरा, सॉरी 2 बार डीपी आ गया। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा फॉन्ट हो गया। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हो। थोड़ा रीजनेबली बिग ले लेते हैं, लेट सपोज 50 डीपी। ज़्यादा बड़ा हो गया 40 डीपी। तो ये हम सारे के सारे टास्क कवर अप करेंगे। तो ये मेरा वेब कोडर्स फर्स्ट ऐप बना। अच्छा, एक चीज़ इसमें आपको ध्यान देने वाली वो ये है कि जो आपका ये व्यू है, ये आपका व्यू है, ये आपका कंक्रीट व्यू नहीं है। जरूरी नहीं कि आप जो ऐप बना रहे हो, वो उसके अंदर इस तरीके से ही दिखेगी। डिपेंडिंग अपॉन योर ऐप और योर फोन, आई वुड ऐप नहीं, डिपेंडिंग अपॉन योर फोन, आपके फोन के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करेगा कि ये ऐप कैसे शो करती है, उसके रेजोल्यूशन पर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इस ऐप को रन करता हूँ तो देखो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हर चीज नहीं सिखाई जा सकती, तो जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना इजी रहेगा। रन ऐप, अगर इसी ऐप को दोबारा रन करना है, देखो अभी मेरी ऐप चल रही है, उसी ऐप को दोबारा रन करना है। दोबारा क्लिक कर दिया, अपने वर्चुअल डिवाइस पर देखते हैं। डू यू वांट टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऐप, टर्मिनेट। अभी जो मेरी ऐप चल रही है उसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। चेंजेस मेरे रिफ्लेक्ट हो गए। तो जो चेंजेस मेरे इस ऐप के अंदर आएंगे, दैट विल बी माय एक्चुअल चेंजेस। ठीक है, तो जैसे टेक्स्ट साइज चेंज किया तो आई थिंक टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट कलर के अंदर आपके पास बहुत सारे कलर्स पहले से हैं। तो लेट सपोज, जैसे कि मान लो मुझे एक ब्लैक कलर चाहिए। ब्लैक कलर तो पहले से ही है, तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। लेट सपोज
पर्पल रख देते हैं। ठीक है, तो ऐप को रन करो, चेंजेस शो होंगे। ठीक है, तो थोड़े से चेंजेस करके देखो, इस प्रोसेस का यूज करो। इस लेक्चर में क्या तुम अपनी तरफ से कर सकते हो कि फाइल देखिए, एक्सएमएल फाइल में चेंज करके देख लो। लॉजिक्स वाली चीज तो एक बार हमें पढ़नी पड़ेगी, अगर एक बार हमें ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी, वो चीज हम करेंगे। बट जो चीज अभी हम कर सकते हैं, थोड़े चेंजेस करके देख सकते हो। ठीक है, और नीड नॉट बी कि जो आपका टेस्टिंग फोन है, दैट इज एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, इसी के ऊपर आप अपना ऐप रन कर सकते हो। अपने एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर भी ऐप रन कर सकते हो, विच वी विल सी इन अ मिनट। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। सबसे पहली चीज, इस लेक्चर का जो रीजन था, जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा था, जो टॉपिक्स थे, वो पूरे के पूरे थ्योरेटिकल थे। आपको इसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी, आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी नहीं मिलेगी। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखो एसडी के वर्जन्स। क्या क्या सीखा एसडी के वर्जन्स? बेसिक एक्टिविटी और लेआउट में क्या डिफरेंस होता है, रन कैसे करते हैं, चेंजेस थोड़े से करके देख सकते हो अपने साइड से, जैसे कि मैंने काफी चेंजेस करके नहीं दिखाए। डायग्राम्स देखे, जैसे कि डायग्राम्स इन द सेंस कि मेरा एंड्रॉयड ऐप है, वो किस तरीके से वर्क करता है। एक डायग्राम और समझ सकते हैं, कंपाइल, डिप्लॉय एंड रन। तो जाने से पहले एक लास्ट चीज और कवर कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में काफी इजी हो जाए। तो एक बार देखो, जब भी आप अपना ऐप बनाते हो, तो ऐप की वर्किंग कैसे होती है। आपने कोई जावा फाइल क्रिएट करी। ठीक है, जावा फाइल को वो पहले कन्वर्ट करता है एक इंटरमीडिएट फाइल में। जावा फाइल को एक इंटरमीडिएट फाइल में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, मतलब कि हमें डायरेक्टली देखकर एकदम से समझ नहीं आएगा कि बाइट कोड क्या कह रहा है। ठीक है, तो जावा बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद मेरी एक एपीके जनरेट होती है। हमने कोई भी कोड लिखा, जावा बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, उसके अंदर आपकी एपीके जनरेट होती है। एपीके बेसिकली एक एप्लीकेशन पैकेज है, जैसे कि हमारे विंडोज के अंदर एक सेटअप फाइल होती है। जैसे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो आया था, एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए करा क्या था, मैंने सेटअप फाइल को क्लिक कर दिया था। उसी तरीके से एपीके को मुझे अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल करना होता है। तो जावा बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड आपका एपीके में कन्वर्ट होता है। एपीके के अंदर दो तीन चीजें और ऐड होती हैं, जैसे कि ये हेल्प लेता है अपनी लाइब्रेरीज की, कि लाइब्रेरीज कैसे वर्क कर रही है। लाइब्रेरीज के साथ अपने रिसोर्सेज का मतलब अपने लेआउट्स एंड ऑल। ठीक है, एपीके के अंदर अपेंड अपेंड होते हैं। उसके बाद जो एपीके है, वो मेरे डिवाइस के ऊपर डिप्लॉय होती है। एपीके है वो मेरे डिवाइस के ऊपर डिप्लॉय होती है। मेरा डिवाइस है, जब भी जावा जब भी जैसे मेरे पास तो ये वाली फाइल होती है, अगर मैं सोर्स कोड से उन्हें किसी ऐप को रन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये चीज देखो, वो डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करती है। एपीके को आपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया, तो इस तरीके से इंस्टॉल होगा। पहले बाइट कोड, एपीके हेल्प लेगी लाइब्रेरीज और रिसोर्सेज की, वो मिलकर एक पैकेज फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने अपना सोर्स कोड मंगवा लिया, करना क्या है, सोर्स कोड के बाद आपने लाइब्रेरीज मंगवा ली एंड्रॉइड को जो नीडेड है, उसके बाद रिसोर्सेज, लेआउट्स, इमेजेस, जो भी आपको चाहिए एपीके को, जिसकी आपकी ऐप को नीड पड़ेगी, वो सब कुछ इसके बाद अपेंड होती है। जुड़ने के बाद एक कंप्लीट पैकेज बनता है, उस कंप्लीट पैकेज को हम एक डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं। उस डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं ऐप को रन करता हूँ, तब जाके मेरा ऐप रन होता है। तो एक ऐप को रन करने का प्रोसेस सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्लिक किया और रन हो गया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, नहीं। पहले उसकी एक कंडेंस्ड फाइल बनती है, एपीके फाइल। तो इस तरीके से मेरा ऐप रन होता है। ठीक है, सो इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है, क्योंकि जब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो थोड़ा सा इंसाइट होना चाहिए कि मेरा जो ऐप है, वो डिवाइस पे रन कैसे हो रहा है। डिवाइस यहाँ पे आपका वर्चुअल डिवाइस भी हो सकता है, एमुलेटर डिवाइस भी हो सकता है, और आपका एंड्रॉइड फोन भी हो सकता है। आपको अपना एपीके ही इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, सो
आज के लेक्चर के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा नज़र मार सकते हो, थोड़े से एक लर्निंग करो, अपनी लर्निंग को इंक्रीज करो, अपने नॉलेज बेस को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करो। एज फॉर होम टास्क आप क्या कर सकते हो, थोड़े से चेंजेस करके देख सकते हो ऐप के अंदर। चेंजेस करो एक्सएमएल फाइल के अंदर, प्रिंट करो, डिस्प्ले करो, थोड़े से फीचर्स को एक्सप्लोर करो। तो एक्सप्लोर करोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना जल्दी सीखोगे। सिंपल सी बात है, एक्सप्लोरेशन से ही सीखोगे। मैं तो जो सिखा सकता हूँ वो मेरे लिए लिमिट है। मतलब कि जो चीज़ आप मुझसे सीख सकते हो, वो बॉटलनेक क्या है, जितना मुझे आता होगा उतना ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। तो जितना एक्सप्लोर करोगे उतनी आपकी नॉलेज बेस इंक्रीज करेगी। ठीक है। सो इट इज़ द सेम फॉर एवरीथिंग। आज की क्लास को हम यहीं पर होल्ड करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे एंड अपने नेक्स्ट ऐप को एक बार बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक।